तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कुछ, जैसा कि आपको पता है कि Q4 का रिजल्ट आने चालू हो गए हैं। तो आज हम एक कंपनी की बात करेंगे, स्मार्ट वर्क कोवर्क स्पेस लिमिटेड। तो ये कंपनी है क्या, ये करती क्या है? एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जो भी इनके ना ऑफिसेस वगैरह होते हैं, जो कि ये लैंडलॉर्ड से या फिर इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड से या ऑफिसेस या बिल्डिंग को रेंट लेते हैं, उसमें प्रॉपर उसको डेवलप करेंगे, ऑफिसेस वगैरह बनाएंगे, और ये ऑफिसेस बना के किसी कंपनी या इंटरप्राइजेज या आईटी सेक्टर, जो भी कंपनियां होती हैं जिन्हें ऑफिस की जरूरत होती है, उन्हें ये लीज पे देते हैं। तो ये ऐसा इनका मॉडल होता है। अब इस मॉडल में इनका फायदा क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी कंपनी यदि अपने लिए ऑफिस स्पेस लगाना चाहे, तो उसके लिए उसको बहुत सारे लीज वगैरह साइन करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। जैसे कि यदि कोई ऑफिस जमाएगा तो उसका आईटी क्या होगा, क्लीनिंग क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, और कंप्लायंसेस क्या होंगे, फिट आउट उसका डिजाइन वगैरह करना पड़ता है, पेंट्री वगैरह सेट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको बहुत अच्छी सुविधा दे पाएं। और इसके बाद जो होता है कि एएमसीज होती है, मेंटेनेंस वगैरह होता है उस ऑफिस का, लगातार क्लीनिंग होती है और बिलिंग वगैरह, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इस उस एक कंपनी को अपने जो वर्कर्स के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है ताकि वो सारी चीजों को मैनेज कर सके। तो ये इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं ये ऑफिस स्पेस कंपनियां। इनमें से बहुत सी कंपनी जैसे स्मार्ट वर्क है, ईएफसी है। बाकी अभी रिजल्ट और भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो अपन उस पर और भी डिस्कस करेंगे। तो स्मार्ट वर्क क्या करती है? स्मार्ट वर्क जैसी कंपनियां ये करती हैं कि उस बिल्डिंग को रेंट पे लेती हैं, और उसमें अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं, ऑफिस हो गया, हॉल हो गया, ये सारी चीजें डेवलप करती हैं। और फिर जिस भी कंपनी को स्पेस चाहिए, वो जितना भी स्पेस चाहिए, हॉल है, रूम है, पार्टीशन है, जैसा भी रिक्वायरमेंट स्पेस होगा, वैसा ये उस कंपनी को पर्टिकुलर उसके हिसाब से बना के देती है। तो ये ऐसा इन कंपनी का, इनका जो वर्क का प्रोफाइल होता है वो इस प्रकार का होता है। तो इसी से ये उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। बड़ी कंपनी को फायदा ये होता है कि उन्हें सारी चीजों से, जो लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। और उनका सिर्फ एक ही कंपनी जैसे स्मार्ट वर्क से ही उनको सारे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता है, और उनका वर्क बहुत लिमिटेड हो जाता है, और ये सारी जिम्मेदारियों से बड़ी कंपनियां बच जाती हैं। छोटी कंपनी के लिए फायदा ये होता है कि छोटी कंपनी अपने छोटे छोटे काम के लिए एक नया ऑफिस सेट करे, वो उससे बेहतर है कि कोई भी किसी भी को वर्किंग स्पेस का वो ऑफिस रेंट में ले ले। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका ट्रांसफरेबल होती है, आज एक सिटी में कुछ समय का प्रोजेक्ट मिला है तो वो ये काम कर रही हैं, कुछ समय बाद उनका प्रोजेक्ट दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएगा तो उनको वहां जाएंगे, वो दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है काम के लिए। तो ऐसी कंपनियां हर सिटी में अपना ऑफिस बनाने से बचती हैं, उनके लिए ये स्मार्ट वर्क काम में आते हैं। कुछ पॉडकास्टर होते हैं जिन्हें पॉडकास्ट वगैरह, आजकल जैसे यूट्यूब का समय, तो पॉडकास्टर्स के लिए भी ये एक अच्छा मीडियम है उनको स्पेस प्रोवाइड करने का। तो ये उनका वर्क एक प्रोफाइल है कि कैसे ये स्मार्ट वर्क कंपनियां काम करती हैं। इसके बाद अपन आते हैं कि इसमें क्या-क्या, जैसे स्मार्ट वर्क क्या-क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले कि इस ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जिनके पास बड़े-बड़े मतलब बिल्डिंग्स हैं या फिर बड़ा स्पेस है, वो इनको बार-बार रेंट देने से अपेक्षा एक एक कोवर्क स्पेस कंपनी को रेंट में देते हैं, और कोवर्क उनको रेडी करके किसी इंस्टीट्यूशनल एंटरप्राइज को दे देती हैं। और इंस्टीट्यूशन क्लाइंट के लिए क्या फायदा होता है कि उनको ये स्पेस ऑर्डर के हैसल फ्री ऑफिस होता है, जो कि 45 से 60 दिन में ये कंपनी स्मार्ट वर्क उसको रेडी करके दे देती है। ऐसी वेंडर पार्टनर्स जो होते हैं, जैसे कैफेटेरिया है, टैक्सी है, और भी बाकी जो वेंडर्स होते हैं जो इन कंपनी से जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी आसान है कि वो एक कंपनी से जुड़े रहेंगे तो उस कंपनी में जो भी क्लाइंट होगा उसका बेनिफिट वेंडर्स को भी मिलता है। और कंपनी के लिए ये एंटरप्राइजेस के लिए वैल्यू रहता है कि उनको एमिनिटीज ऐड हो जाती हैं। तो ये है इनका वर्क करने का तरीका। अब अपन बात करते हैं स्मार्ट वर्क कोवर्क की। स्मार्ट वर्क कोवर्क जो है वो बहुत मल्टीपल सिटीज में है, जैसे कि न्यू दिल्ली, नोएडा, जयपुर, गुड़गांव, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे ये बहुत सारी सिटीज में है। टोटल स्क्वायर फीट जो एरिया है वो 16.1 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करते हैं। और इसमें से वेस्ट में 6.5, साउथ में 5.3, नॉर्थ में 3.8, और ईस्ट में 0.4 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इनका ऑक्यूपाइड है या फिर रेडी है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, या इसमें हेडविंड टेलविंड इसमें क्या है।
या आगे क्या इनका फ्यूचर ग्रोथ है। तो देखा ये गया है कि जो इनका जो ये जो कंपनी का कमर्शियल रेंटल रियल एस्टेट जो है वो ग्रो कर रहा है 8% के रेट से, जो कि है अभी 1 बिलियन स्क्वायर फीट एरिया है इनका। जबकि फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस जो है 110 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है इनका, जो कि ये ग्रो किया ईयर ऑन ईयर 22% से। इसके अगेंस्ट में यदि देखा जाए तो स्मार्ट वर्क कोवर्क जो है, जो कि अभी वर्किंग इनका लीज्ड एरिया 11 मिलियन स्क्वायर फीट है, ये ग्रो कर रहा है 24% के एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से। तो यदि इसको समराइज किया जाए तो अपना ये जो है कमर्शियल रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है 8% से, वहीं जो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस हैं 22 से, उसके अगेंस्ट में स्मार्ट वर्क कोवर्क जो लिमिटेड कंपनी है ये ग्रो कर रही है 24% के ईयर ऑन ईयर से। तो इनका ग्रोथ अपनी कम सेक्टर में सबसे ज्यादा है। अगर यदि देखें तो टोटल इनका सुपर बिल्डअप एरिया कितना है, 16.1 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसमें ऑपरेशनल है 10.1 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसमें 2,31,000 सीट जो है ऑपरेशनल है। और फर्स्ट लिस्टेड कंपनी है जो इस 10 मिलियन स्क्वायर फीट के माइलस्टोन को अचीव किया है। टोटल सीट्स जो है 38,000 वो है जो कि 68% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। कितने सेंटर में है और कितनी सिटी में, तो देखा जाएगा तो इनके 66 सेंटर हैं जो कि 15 सिटीज में है, इंक्लूडिंग इनका एक सिंगापुर में भी एक स्पेस ये रन करते हैं। ऑक्यूपेंसी यदि देखें तो इनकी 89% ऑक्यूपेंसी है, जो कि 93% इनका मैच्योर सेंटर में है, इनका एक्सपेक्टेड है, जो कि बोला जा चुका है। और वहीं यदि रेंटल रेवेन्यू की बात करें तो इनका 90% जो रेवेन्यू होता है वो एंटरप्राइज क्लाइंट से आता है, और 69% जो रेवेन्यू इनका आता है वो उन क्लाइंट से आता है जिनका ऑक्यूपेंसी 300 प्लस सीट्स का जो हायर करते हैं। और मल्टी सिटी क्लाइंट्स, मतलब जो क्लाइंट्स हैं जो जिनका कई सिटी में ऑफिसेस रन कर रहे हैं, वैसे क्लाइंट जो है इनकी 31% है। ऑक्यूपेंसी रेट यदि देखा जाए तो जैसे पहले बताया, ऑक्यूपेंसी रेट इनका 88% है, और कमिटेड ऑक्यूपेंसी इनका 80 सॉरी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 82% है, कमिटेड ऑक्यूपेंसी 88% है। ये जो है वो 10.1 मिलियन स्क्वायर फीट में है, जो कि अभी इनका ऑपरेशनल है। सीट रिटेंशन रेट जो है, जो कि पुराने क्लाइंट वापस से रिटेन दोबारा से इनको ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो है 88%। ये एक अच्छा परसेंट है, रिटेंशन रेट एक अच्छा होना चाहिए कंपनी का। एवरेज क्लाइंट टेन्योर जो है 47 मंथ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी इनकी टेन्योर है। वहीं यदि अपन पिछले क्वार्टर को यदि रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है क्वार्टरली यदि देखेंगे तो 520 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जो कि क्वार्टर 10% से इंक्रीज किया है, और यदि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 45% से इंक्रीज किया है। एबिटा की बात करें तो एबिटा इनका 98 करोड़ का है, 99 करोड़ के आसपास का एबिटा है, और एबिटा मार्जिन 19% का एबिटा मार्जिन है, वो जो कि क्वार्टर 17% से इंक्रीज किया है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छी ग्रोथ है इनकी 71% की। तो इनको ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू 45% से और एबिटा इनका 77% से एबिटा बढ़ रहा है, और मार्जिन यदि देखा जाए तो 17% की क्वार्टर। एनुअल में यदि देखेंगे तो एनुअल में जो कि इनका FY25 में जो रेवेन्यू था 1374 करोड़ के आसपास था, जो कि अब बढ़ के ये 1800 करोड़ के आसपास हो गया है। यदि FY33 से 23 से यदि इनका कैगर निकालेंगे तो 36% की कैगर से ये कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है। वहीं एनुअली एबिटा और एबिटा मार्जिन देखेंगे तो जो इस साल था FY26 में वो 314 करोड़ के आसपास का था, मार्जिन 17.5% के आसपास का मार्जिन है। यदि कैगर देखेंगे 2023 से 26 का तो 94% की कैगर से ये इंक्रीज हुआ है। वहीं इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत अच्छा है, ग्रो हुआ है, कि जो ईयर ऑन ईयर 153% से ग्रो होकर 46 करोड़ के आसपास का था, और ROC 21.5% से, जो कि ग्रोइंग है। पिछले साल इनका पिछले क्वार्टर में 19.5% का ROC था, और इस बार ROC जो है 21.5% का है। यहीं यदि इनके कुछ मैट्रिक्स हैं, ROC ऑपरेटिंग ROIC, यानी ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, जो कि ये 6.6% से, जो कि फाइनेंशियल 25 में था, और जो अभी जाके 16.4% हुआ, 980 बेसिक पॉइंट से बढ़ा है। और इनका जो कैश जनरेशन है ये बहुत अच्छा है, इनकी कंपनी के हिसाब से कैश जनरेशन इनका 40.5% के आसपास इनका कैश जनरेशन है।
वहीं यदि अपन देखें तो इनका जो कंपनी जो है लगातार 2 क्वार्टर से पैट पॉजिटिव है, और ये फर्स्ट फुल फाइनेंशियल ईयर है जो कंपनी पैट पॉजिटिव हुई है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा देखेंगे तो ये हमेशा से 1.1x से ऊपर ही रहा है। किसी किसी क्वार्टर में 1x से डिप किया, जो कि ये रेंटल इनकम इनको फ्यूचर सप्लाई के लिए जो पेड करते हैं लैंडलॉर्ड्स को, उनके कारण ये एबिटा टू कैश फ्लो टू एबिटा 1x से कम गया है। तो इनका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, कैश फ्लो जनरेशन बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है। ग्रॉस डेट देखेंगे तो इनके ऊपर जो ग्रॉस डेट है 207 करोड़ का ग्रॉस डेट है, जो कि नेट डेट इनका -556 करोड़ है, जबकि ग्रॉस ब्लॉक जो है 16,190 मिलियन के आसपास का है। तो ये अपन ने स्लाइड को डिस्कस कर लिया था। आगे यदि देखें कंपनी क्या क्या अपने यहाँ एमिनिटीज प्रोवाइड करती है, तो देख सकते हैं बच्चों के क्रैच है, मेडिकल रूम है, आईटी सपोर्ट है, गेमिंग जोन है, स्मार्ट कैफेटेरिया है, टैक्सी सर्विसेज है, पार्किंग है, एसी ऑफ कोर्स है, और आईटी सपोर्ट है, और 24/7 सिक्योर एक्सेस है। तो ये इनका कंपनी का वर्क प्रोफाइल है। अगर इनका एरिया कोहार्ट में देखेंगे तो 0 से 150 के स्क्वायर फीट के जो एरिया है वो टोटल 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट है। 44,000 सीटों के साथ 13% इनका जो एरिया है वो 1,50,000 स्क्वायर फीट के अंदर है। 150 से 3 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो देखेंगे 22% है। और जो कंपनी क्लेम करती है, इनको ये कंपनी खास करके स्मार्ट वर्क कोवर्क जो है ये बड़े एरिया पे ज्यादा इनका नीश है। जैसे आप देख पाएंगे कि 300 से 3 लाख से 5 लाख स्क्वायर फीट और मोर देन 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो इनका टोटल एरिया का 65% है। वहीं लीज्ड जो है वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपर से 35% है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल डेवलपर जो होते हैं, लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जिनसे कि ये लीज को रेंट में लेते हैं, और ये रेंट में लेके उसको जनरेट करके, या फिर उसको बोला जाए कि सीट बढ़िया से अपना एरिया वगैरह बना के, ऑफिस ऑफिस बना के उसको कंपनी को रेंट में देते हैं। तो वो जो लीज जो ये प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें से 65% जो प्रॉपर्टी है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड होते हैं, और 35% इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड होते हैं। इस 35% में जैसे देखा जाएगा कि डीएलएफ है, माइंडस्पेस है, हीरा नंदानी है, टाटा रियल्टी और पंचशील रियल्टी, मतलब बड़ी कंपनियों से ये हायर करते हैं। यदि इनका ये देखेंगे कि टोटल सुपर बिल्डअप एरिया कैसा है, तो 10.1 बिलियन जो मिलियन स्क्वायर फीट जो है ये ऑपरेशनल है। 1.1 मिलियन जो है इनका 1 से 2 क्वार्टर में आ जाएगा, और आगे का 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट जो येट टू बी डिलीवर है, जो अभी इनके काम चल रहा है, वो मिल जाएगा। तो ऐसे जाके टोटल जो इनका एरिया स्क्वायर फीट हो जाएगा वो 16.1 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें से यदि डाइवर्सिफाइड है, मतलब हर सिटी में इनका अलग अलग ऑफिसेस हैं। जैसे पूना में जो पहले था मार्च में 3.7 मिलियन था, जो कि अब बढ़ के 4.3 मिलियन हो गया, यानी इसमें 16% की ग्रोथ है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो बेंगलोर में हुई है, जो कि पहले मार्च 25 में जो इनका एरिया था 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट, जो कि अब बढ़ के 3.4 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया। 100% की ग्रोथ है। और गुड़गांव में इनकी 1.2 से 2.2 का 83% का इनका ग्रोथ किया है एक सिटी में। तो कोई भी ना तो ये एक सिटी में डिपेंडेंट है, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे डिपेंडेंट है। यदि इनका ऐसी सीटों की यदि बात की जाए, जो कि 1000+ सीट कोहॉर्ट की यदि बात की जाए, तो FY22 में ये 441 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट करते थे, जो कि अब बढ़ के 573 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो कि पहले 12% था, अब बढ़ के ऐसी सीटों का जो कि 1000+ सीट का कोहॉर्ट है उसमें रेवेन्यू जनरेशन कंट्रीब्यूशन जो है 37% हो गया। टोटल टेन्योर जो इस कंपनी का होता है, जो कि 1000+ सीट के कोहार्ट में टोटल टेन्योर जो है 49 मंथ का है, और लॉक इन टेन्योर 36 मंथ का है। बात आती है जो आज के समय में आईटी सेक्टर को देखते हुए कि आईटी में इनकी डिपेंडेंसी कितनी है। तो आईटी में इनकी डिपेंडेंसी है मात्र 23% की, मात्र तो नहीं कहेंगे, 23% की है, जिसमें और बिजनेस कंसल्टिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज में 33% की है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग 15% की, बीएफएसआई में 8 और अदर में 20% की है। और यही देखा जाए तो रेंटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट टॉप 10 क्लाइंट का जो रेंटल कंट्रीब्यूशन है,
तो ये जो FY19 में 39% था, जो कि अब घट के 20% हो गया। ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छा साइन है कि आप कंसंट्रेटेड कंट्रीब्यूट किसी किसी एक पर्टिकुलर या किसी लिमिटेड पार्टीज के ऊपर आपका रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये आपका रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इनका रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन टॉप 10 क्लाइंट पे है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं इनके यदि क्लाइंट की बात करेंगे तो ग्रो है, फिलिप्स है, जेप्टो है, कोटविटी है, ट्रेसलिंक है, तो बड़े बड़े क्लाइंट है। और इनका यदि देखा जाए तो आगे का यदि अपन गाइडलाइन की बात करेंगे, पहले अब ये देखते हैं कि इस मार्केट का आगे फ्यूचर क्या है। तो ये मार्केट हमेशा से ना डिपेंड, इसकी डिमांड ज्यादा रही है जबकि सप्लाई हमेशा से ये माइनस में रही है। तो आगे फ्यूचर में कम से कम 2-3 साल इस सेक्टर का, इस फ्लेक्सिबल स्पेस सेक्टर का बहुत ग्रोथ है। इस सेक्टर में आपको देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे FY30 तक इसका जो इस सेक्टर की डिमांड है वो 90 से 100 मिलियन स्क्वायर फीट है, जबकि सप्लाई 75 से 85 मिलियन स्क्वायर फीट तक है, जो कि गैप अभी भी मतलब 2030 तक का आकलन के हिसाब से गैप 5 से 25 मिलियन स्क्वायर फीट का रहेगा। तो आगे जैसे GCC कंपनीज का इंडिया के टाई अप पूरा है, यूरोपियन कंट्री से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से जो टाई अप हुआ है, तो इसमें GCC एक्सपेंशन का प्लान बनता है, आगे की सीट बढ़ने की संभावना है। दूसरा, कुछ एंटरप्राइजेस हैं जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं जो कि अपना ऑफिस आउटसोर्स करने के लिए सोच रहे हैं। ये भी देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपना ऑफिस आउटसोर्स करेंगी, जो कि इसका सीधा बेनिफिट ये फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस कंपनी को मिलेगा। और आईटी सेक्टर, जो आईटी सेक्टर आज बात चल रही है कि आईटी सेक्टर आगे जाके कंपनियों को, एआई जो है ये हमारे लिए हेडविंड होगा। तो स्मार्ट वर्क का कहना था कि हमारे लिए हेडविंड नहीं टेलविंड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि एआई सेक्टर में ऑफिस स्टाफ ज्यादा बड़ा नहीं होता, उनकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा बड़ी नहीं होती और उनका जो टीम होता है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए उनको नए लैब वगैरह के लिए, मीटिंग्स के लिए और नए ऐप वगैरह जनरेट करने के लिए और वर्क प्लेस के लिए इनको छोटे ऑफिस की जरूरत होगी, जो कि स्मार्ट वर्क जैसी कंपनियां उनको प्रोवाइड करेंगी। और जीसीसी और बड़ी कंपनी की हायरिंग तो है ही। अब अपन बात करते हैं इनका गाइडेंस को लेके, जो कि कौन कॉल जब इनका हुआ था तो गाइडेंस जो बात लिखी गई थी, तो गाइडेंस को लेके यदि अपन बात करें तो गाइडेंस इनका है, एक मिनट, ठीक है। तो गाइडेंस इनका, जो कंपनी का गाइडेंस है वो अगले FY27 तक 45 से 50,000 सीट को ऐड करने का है, जो कि जैसा हमने बताया कि 10.5 आज है, जो स्क्वायर फीट में यदि देखेंगे तो 10.1 मिलियन इनका ऑपरेटिंग है, 1.1 मिलियन इनका 1 से 2 क्वार्टर में आ जाएगा, 2.5 मिलियन अभी और आना है। तो एंड ऑफ द ईयर जो इनका प्लान है 12.5 से 13 मिलियन स्क्वायर फीट तक के जाने का है। यानी आज जो है 10.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेटिंग, इसको 12.5 टू 13 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ाने का है। यदि वहीं बात करें रेवेन्यू गाइडेंस, तो इनका रेवेन्यू गाइडेंस है 28 से 30%, 28 टू 30% इंक्रीज करने का गाइडेंस है, जिसमें से 82 पर रेवेन्यू आएगा कहां से, तो जो सीट्स हैं वो 82% सीट जो है ऑलरेडी लॉक्ड इन हो गई हैं FY27 तक के लिए। और एबिटा मार्जिन जो कि अभी 17% था, इनका एबिटा मार्जिन 19 टू 20% एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है। थोड़ा सा यदि वैल्यूएशन की बात करें तो ये कंपनी, चूंकि अभी इसी लगातार दूसरा क्वार्टर है जो कंपनी पैट पॉजिटिव हुई है। लास्ट क्वार्टर में इसका पैट था 1 करोड़ के आसपास, जो कि अभी जाके 16 करोड़ के आसपास इनका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी जो है पैट प्रॉफिट से, ये 2 क्वार्टर से, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 26 पहला फाइनेंशियल ईयर है जिसमें कंपनी पैट पॉजिटिव हुई है। तो यदि अपन इस लास्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देख के यदि अपन निकालेंगे कि इनका पैट कितना, मतलब फ्यूचर गाइडेंस को देखते हुए, तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर में पैट नॉर्मल, इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पॉजिटिव आई थी कंपनी, लगभग 16 करोड़ का था, 16.6 करोड़, 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और जो कि इनका पैट मार्जिन पड़ता है लगभग लगभग 3% के आसपास। तो यदि इसको अपन एक गाइडेंस लेके चले या एक बेस लेके चले
कि Q4 को यदि बेस बना के चले तो इनका जो पेट मार्जिन है वो 3% के आसपास है। तो 3% में यदि और ये जो कंपनी ने मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 28 टू 30% रेवेन्यू ग्रोथ का, इसको अपन मिनिमम 28% ही मान लें, तो इस हिसाब से जो रेवेन्यू फुल ईयर का रेवेन्यू होगा वो 2300 करोड़ के आसपास का होगा। और 2300 करोड़ में 3% का पैट मार्जिन, जिसको अपन ने Q4 को बेस मान के चले, तो पैट इनका आने की संभावना है 70 करोड़ के आसपास। तो यदि 70 करोड़ पैट यदि माने, तो इसमें पीई जो बनता है वो 71 के पीई पे आता है। फॉरवर्ड पी 71 का आता है, जो कि आज का पी यदि देखा जाए तो 400 के आसपास का पी है। तो फॉरवर्ड पी इनका आता 71 का, और वहीं पैग रेशियो यदि देखें तो 2.5 के पैग रेशियो में कंपनी अवेलेबल है। यदि कंपनी की ग्रोथ को आपको जर्नी करना है, ग्रोथ में रहना है कंपनी के साथ, तो कंपनी का गाइडेंस अच्छा है, कंपनी की इस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, और फ्लेक्सिबल सेक्टर की आने वाले कुछ समय तक डिमांड अच्छी है। लेकिन यदि वैल्यूएशन में देखें तो थोड़ा सा ये स्टॉक जो है थोड़ा सा कॉस्टली है, एकदम बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, लेकिन हाँ इस पी के हिसाब से आने वाला पी इसका 406 से जो फ्यूचर मतलब एक्सपेक्टेड गाइडेंस है उस हिसाब से पी इसका 71 बनता है। यदि इसके पीयर असेसमेंट करें तो ईएफसी है। ईएफसी में यदि आज का पैक देखेंगे, चूंकि उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, जैसा भी रिजल्ट आता है तो पी के जब ईएफसी का रिजल्ट आएगा तो अपन ईएफसी के साथ और इसके स्मार्ट वर्क को भी डिस्कस करेंगे। ईएफसी का आज का पैक जो है 0.01 है और इनका पी जो है 14.6 है। तो ये जो पीयर कंपनी से अपन ने एनालिसिस किया तो इसका वैल्यूएशन इस प्रकार निकलता है। बाकी डिसीजन आपका है, आप इसको बाकी देखते रहिए और बाकी सेक्टर में भी इसको चेक करते रहिए। हाँ, इस ऑफिस स्पेस का फ्यूचर थोड़ा अच्छा है और कंपनी स्मार्ट वर्क पिछले क्वार्टर से कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको व्यू, आप बिल्कुल इसमें कमेंट करिएगा, और यूं ही हम मिलते रहेंगे, आगे किसी और कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।